हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या WBC वाइट ब्लड सेल्स के बारे में कि क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, कितने टाइप्स के होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज में कोई टाइप नहीं थे, बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ WBCs होंगे और किस किस कंडीशन में कब वो उनका लेवल बढ़ जाता है और उनका क्या काम होता है। आपने नाम जरूर सुना होगा, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सुना है नाम? ठीक है, तो इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनका कुछ इंपॉर्टेंट क्या काम होता है। हाँ, मुझे पता है WBC का अगर मैं एक मेजर रोल बताऊँ, एक कलेक्टिवली काम बताऊँ, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। किससे प्रोटेक्ट करता है? आने वाले बाहर के ऑर्गेनिज से, माइक्रो ऑर्गेनिज से, है ना, उनसे बचाता है हमको, है ना। तो ये हो गया। तो मेरी बात समझना, ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। जैसे हमने आरबीसी पढ़ा था, आरबीसी किस कलर की थी? रेड कलर की, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। बट ये आप पे कलरलेस होते हैं, ठीक है। और इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है। और एक बात और समझना, जैसे कि आरबीसी के अंदर एक फिक्स शेप थी, बाइकॉनकेव शेप थी। इनकी शेप फिक्स नहीं होती है ना। ये मान लो ऐसा अमीबा जैसे होते हैं, अमीबा, एमोवाइड शेप, है ना। यहाँ न्यूक्लियस रख दो बीच में, अमीबा जैसा शेप, कहीं से भी निकल जाएंगे, है ना, हल्का फुल्का, ठीक है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं WBC और आरबीसी के बीच में। हमें पता है, आता होगा ये सब कुछ। WBC मैंने क्या बताया आपको? कलरलेस। और आरबीसी कैसी होती हैं बताओ? आपके रेड कलर की होती हैं। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी WBC का लिखो, 4000 से लेके 11000, है ना, पर मिलीमीटर क्यूब में, है ना। ये नंबर बहुत, 4000 से 11000 बहुत पूछेंगे वाइवा में। 4000 से 11000 मैं रफ कर रहा हूँ, बट ठीक है, लिखना। और इसका नंबर है पता है, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। साइज़ ये थोड़े बड़े हैं, ये साइज में छोटे हैं, ओके। शेप कैसी बताया मैंने? इरेगुलर। अमीबा की शेप कैसी होती है बताना जरा? अमीबा शेप इरेगुलर होती है यार, कोई फिक्स शेप थोड़ा ना होती है ना। ठीक है, यहाँ पे कैसी होती है? डिस्क शेप ऑफ का बाइकॉनकेव, मैंने बताया था, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा, कर ली बात। हाँ, एक होता है ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे WBC के अंदर हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे, किसी किसी WBC के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, है ना, प्रोटीन्स वगैरह ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, और किसी में ग्रेन्यूल्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इन सम, एब्सेंट इन सम, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, WBC आरबीसी में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत से टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं। जैसे मैंने नाम बताया आपको, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना, बहुत से टाइप्स हैं। यहाँ पे केवल आरबीसी मतलब आरबीसी, आरबीसी मतलब आरबीसी। शॉर्ट लाइफ स्पान, लॉन्गर लाइफ स्पान, ठीक है। चलो रफ करें, रफ करें, चलो आ जाओ। तो हमारी बॉडी में हमें बचाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी दिन रात लड़ती है, तो कहीं ना कहीं WBC हमें बचा रहे हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, कि किसी में ग्रेन्यूल है, किसी में नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक इमेज दिखाता हूँ। ये आपको WBC दिख रही है, कौन सी है छोड़ो, बट इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, ठीक है। एक WBC ये है, इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने दो क्लासिफिकेशन किया, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब वो ग्रेन्यूल है, वो कौन सा स्टेन ले रहा है ना, कौन सा स्टेन ले रहा है? एसिड और बेसिक दोनों स्टेन ले रहे हैं। मतलब मान लो एक WBC है आपका, वो बेसिक स्टेन भी ले रहे हैं कुछ ग्रेन्यूल्स, और कुछ ग्रेन्यूल वहाँ के एसिडिक स्टेन भी ले रहे हैं, है ना, एसिडिक स्टेन भी ले रहे हैं। तो मैंने बोला उसको न्यूट्रोफिल्स, कि वहाँ पे यार वो न्यूट्रल है, वहाँ पे एसिड भी ले रहे हैं, बेस भी ले रहे हैं, न्यूट्रल है वो, है ना, न्यूट्रोफाइल, ठीक है, न्यूट्रोफिल। तो अब कुछ ले रहे हैं कुछ WBC जो सिर्फ एसिडिक स्टेन ले रहे हैं, तो उसे मैंने बोला इसेनोफिल्स। इसेनोफिल्स का एक और नाम होता है, बताओ? एसिडोफिल्स, है ना, ठीक है, क्योंकि वे एसिड वाला स्टेन ले रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रेन्यूल जो कि बेसिक स्टेन ले रहे हैं, मिथाइल ब्लू ले रहे हैं, है ना, ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो उसे मैंने बोला बेसोफिल्स। समझ में आ गया? ग्रेन्यूल्स, हाँ ग्रेन्यूल्स तीनों में हैं, बट यहाँ वाले ग्रेन्यूल दोनों स्टेन ले रहे हैं, कुछ एसिडिक ले रहे हैं, कुछ बेसिक ले रहे हैं। तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखो आपको दिख रहा है, रेड रेड वाले आपको क्या है, एसिडिक स्टेन ले रहे हैं, ब्लू ब्लू वाले क्या है आपका, बेसिक स्टेन ले रहे हैं। तो ये आपका होगा क्या, न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड रेड रेड, तो ये क्या है आपके इसेनोफिल्स। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ब्लू ब्लू ब्लू, मतलब कि क्या हुआ, बेसिक स्टेन ले रहे हैं, यानी कि क्या है, बेसोफिल्स। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत आसान है। और इनके पास कोई वो तो है नहीं, ग्रेन्यूल्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट होने जा रहा है मॉर्फोलॉजी की, कैसे आप देख के पहचानोगे। ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। अभी नॉर्मल जानोगे, तभी तो आगे चल के पैथो पढ़ोगे, जभी तो एबनॉर्मल जान पाओगे, ठीक है। एग्जाम में भी आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी पूछते हैं, बनाओ न्यूट्रोफिल्स बनाओ, बच्चा बना नहीं पाता है। चलो समझो मेरी बात, न्यूट्रोफिल्स आप कैसे बनाओगे? न्यूट्रोफिल्स का सिंपल सा, यहाँ देखो, जो न्यूक्लियस होगा ना, वो मल्टी लोब्ड है। एक लोब ये दिख रही है, एक लोब ये दिख रही है, एक लोब ये दिख रही है। ये पूरा एक न्यूक्लियस है, मतलब एक लोब यहाँ है, फिर क्रोमैटिन जुड़ा है, एक लोब यहाँ जुड़ा है, फिर यहाँ जुड़ा है,
ठीक है। तो पहले मेरे न्यूक्लियस ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है यहाँ पे, क्या जो न्यूक्लियस है उसकी मल्टी लोब्ड होती है, 2 से 5 हो सकती है मैक्स, मतलब एवरेज निकाल 3 ही होती है, बस 2 से 5 हो सकती हैं लोब, ठीक है। तो ये हो गया। और वो कनेक्ट कैसे होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। एक बार दोबारा देखो 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 देखो, ये एक लोब कनेक्ट कैसे हैं, क्रोमेटिन थ्रेड से, ठीक है। तो ये कितना एकदम डिस्टिंग्विश फीचर है, किसी में नहीं देखने मिलेगा, ठीक है, मल्टीपल लोब्ड। तो इसी वजह से इसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो। बहुत सारी शेप हैं किसकी, न्यूक्लियस की, है ना। एक ये हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक और लोब, है ना, 4-5 लोब तक हो सकती हैं, ठीक है। तो बन आ गया। जो ग्रेन्यूल्स हैं, हमें पता है न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल है, दोनों स्टेन लेगा, एसिडिक भी और बेसिक भी, एसिडिक भी बेसिक भी, समझ में हमको आता है, ठीक है जी। ठीक है, इओसिन भी लेगा, एसिडिक स्टेन नाम क्या, इओसिन, और बेसिक का मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। चलो एक बात समझना कि कई बार ना, कुछ समझाता हूँ मैं आपको। जब ये आपका न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है, मैंने क्या बताया आपको, न्यूट्रोफिल्स कैसा है आपका, न्यूक्लियस उसका मल्टी लोब्ड है, बट वो शुरू से मल्टी लोब्ड नहीं था। जब उसका एक यंग न्यूट्रोफिल्स था, जब वो पूरी प्रोसेस में बन रहा था, उससे पिछली वाली फॉर्म कैसी होती है, बैंड फॉर्म होती है, ऐसी फॉर्म होती है, बैंड फॉर्म, ठीक है। तो जो यंग न्यूट्रोफिल्स होंगे, है ना, यंग न्यूट्रोफिल्स होंगे, मतलब जो मैच्योर है, इससे पिछली वाली स्टेज में कैसा न्यूक्लियस मिलता है आपको, बैंड न्यूक्लियस मिलता है। अब मान लो किसी को हो गया एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस टाइम पे आपके न्यूट्रोफिल्स का मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो जो बोन मैरो होता है ना, वो जल्दी 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 न्यूट्रोफिल्स बनाता है, तो वो ये वाला स्टेप को स्किप ही कर देता है, वो सीधे यही छोड़ देता है ब्लड के अंदर। तो आपको ये बैंड न्यूट्रोफिल्स देखने मिलती हैं, यंग न्यूट्रोफिल्स, कब, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। फिर मैंने एक क्लिनिकल पॉइंट ऐड कर दिया, बट मेरी बात समझो, न्यूट्रोफिल्स बस आपको याद रखना है क्या, आपका मल्टी लोब्ड होती हैं। एक इससे प्रिकर्सर फॉर्म है, उसमें आपको बैंड फॉर्म दिखती है, वो आपके स्मेयर में, वो आपके, है ना, सैंपल में जब देखने मिलेंगी, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बोन मैरो है वो ज़्यादा बनाएगा न्यूट्रोफिल्स, तो याला जल्दी जल्दी चक्कर में एक स्टेप छोड़ देगा, ठीक है। चलो ये क्लिनिकल पॉइंट था, बस इसको यहाँ काट दो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया। हाँ, अब आ जाओ इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स नाम से क्लियर है क्या, एसिडिक स्टेन लेंगे ये, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेड 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 दिख रहा है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज, ठीक है। और ये कैसे दिख रहा है आपको, बाइलोब्ड हैं, वो मल्टीपल लोब थे, ये बाइलोब्ड हैं। और आपको दिखेगा इनका एक और नाम होता है स्पेक्टिकल शेप्ड, देखा, चश्मा पहना हुआ है इसने, लग रहा है चश्मा पहना हुआ है इसने, है ना, चश्मा पहना हुआ है, स्पेक्टिकल शेप, बाइलोब न्यूक्लियस है, बस पर बढ़िया। बेसोफिल्स का भी न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, बट वो इतना अच्छा दिख नहीं पाता है ना, वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके आसपास के, वो उसे ढक लेते हैं, तो न्यूक्लियस इतना अच्छा दिखता नहीं है। बट हाँ, इसका भी बाइलोब्डी होता है, बट इसका आपको क्लियरली दिख रहा है, बट ये आपको इतना क्लियरली बाइलोब दिखता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स है, पहली बात तो ब्लू स्टेन है, और वो इसको मास्क कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारे 3 खत्म हो गए। चलो अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, उसमें आते हैं मोनोसाइट्स, यहाँ पे ग्रेनुल होंगे क्या, नहीं होंगे, तो साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूक्लियस कैसा होगा, किडनी शेप, इसका एक और नाम बोलो बीन शेप, हॉर्सो शेप, है ना, घोड़े की नाल होती है ना, इस टाइप से, ऐसा कुछ है ना, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। याद रहेगा क्या, याद रहेगा। लिम्फोसाइट तो बहुत आसान है पहचानना, ग्रेनुल तो होंगे नहीं, और जो साइटोप्लाज्म एकदम ना के बराबर होगा, एकदम ना के बराबर। न्यूक्लियस ये पूरा 80 to 90% ऑफ द सेल को कवर कर रहा है, देखो ये देखो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ना के बराबर, कभी तो होता भी नहीं, ठीक है, हो गया। तो आपका जो लिम्फोसाइट्स है, आपने सुना होगा बेस्ड ऑन फंक्शन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कंसर्न विद ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी आसान भाषा में बोले तो एंटीबॉडी बनवाएंगे, है ना, एंटीबॉडी। और यहाँ पे क्या होगा, टी लिम्फोसाइट इज मोर और लेस कंसर्न विद सेलुलर इम्यूनिटी। आपको पूरा मैं प्लेलिस्ट दूंगा इम्यूनोलॉजी की, मस्त पढ़ना, ठीक है। बट आइए समझो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या होगा आपका, सेलुलर इम्यूनिटी है ना, सेलुलर इम्यूनिटी, साइटोकाइंस वगैरह बनेंगे, छोड़ो, ठीक है, रफ करें। बेस्ड ऑन साइज कुछ स्मॉल है, कुछ ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हो गया, ख़त्म कहानी। क्या पहचान लोगे, चलो मैं अगर एक बनाऊँ, एक बताऊँ, ये बताओ कौन सा वाला है, रफ हो जाएगा बताना, ठीक है। पूरा साइटोप्लाज्म कवर कर रखा है, अपने आप को आंसर करो, मुझे नहीं, ठीक है। आप बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, ये लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये ग्रेनुल्स नहीं है, ठीक है, और ग्रेनुल्स यहाँ भी नहीं है, बट ये किडनी शेप है, तो क्या बोलोगे बताओ, मोनोसाइट्स। और ये क्या आपको मल्टीपल लोब दिख रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या, न्यूट्रोफिल्स हो गए। तो ऐसे पहचानना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और कुछ ग्रेनुल्स के बेसिस पे, ठीक है। चलो, तो जितने मैंने पढ़ाया आपको, वो सारे मिला के, वो सारे के WBCs थे, और नॉर्मल इंसान के WBC काउंट कितना होता है, 4000 से 11000 पर मीटर क्यूब,
है ना, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अलग अलग कितना होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन मिलता है हमें, न्यूट्रोफिल्स। मतलब जितना भी आपको ये है नंबर उसका 50 से 70%, मतलब 3000 से 6000 कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रोफिल्स होते हैं सबसे ह्यूज क्वांटिटी में। डायमीटर देख लो, इनका लाइफ स्पान देख लो, वो उसमें क्या बताऊँ मैं, है ना। चलो, तो अगर मैं इनका सारा डाटा ही लिखा हुआ है ना, इनको मैं एक चीज़ याद करने के लिए बोलूँ आपसे, ये ट्रिक याद करो। परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफाइल्स, मतलब इसको ही बोलते हैं ईएसोनोफिल्स, है ना, एक ही नाम है, और फिर बेसोफिल्स। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ए बी, तो ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है मैंने कि आपको किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। बेसोफिल्स तो एकदम ना के बराबर होते हैं, देखो 0 to 1% होंगे भी, और होंगे भी तो 100 मैक्सिमम, ठीक है। लाइफ स्पान बड़ा है, ठीक, समझ में आ रहा है क्या। तो ये मैंने बताया आपको इनके बारे में। अब ना मेन है यहाँ पे फंक्शंस जानना कि किस कंडीशन में, मतलब भाई WBCs के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, कब कौन सा सोल्जर भेजना है लड़ाई करने के लिए। और मान लो पैरासाइट आया है, मान लो बैक्टीरिया आया है, मान लो वायरस आया है, जब दुश्मन बहुत अलग प्रकार के आ रहे हैं तो हमारे पास सोल्जर भी अलग प्रकार के हैं कि कब कौन सा भेजना है, ठीक है। तो हर किसी का सेम काम नहीं है। हाँ, कलेक्टिवली देखोगे सबका काम यही है कि हमें बचाना है, हमें डिफेंस करना है, हमारी बॉडी को बचाना है। बट अलग अलग देखोगे सबको अपना अपना एक रोल मिला हुआ है, तो उसको एक बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं। बाकी आप आगे चल के जितना पढ़ते जाओगे बहुत चीज़ें खुलेंगी। अभी आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे इसके बाद तो आप बहुत बेहतर जान पाओगे, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं करना मुझे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर दो कि आप समझने का फिर ट्राई ही ना करो, ठीक है। चीज़ों को एकदम ग्रेजुअली हम लेवल अप करते हैं। चलो, तो पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स का। तो मेरी बात समझना, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी आपकी इन्फ्लामेशन हुई कोई बॉडी के अंदर, आपका मान लीजिए कोई पॉइजन आया या फिर कोई भी कुछ भी, मतलब एक्यूट कंडीशन हुई है, समझो एक्यूट इन्फेक्शन सडन, है ना, एकदम। तो उस टाइम पे बॉडी की जो पहली आर्मी होती है जो लड़ने आती है वो होती है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्या है, न्यूट्रोफिल्स। कुछ देर बाद मोनोसाइट्स भी आते हैं, बट पहले कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो बचा है इस न्यूट्रोफिल से। जैसे सपोज करो ये ब्लड वेसल्स है, न्यूट्रोफिल्स अंदर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका कुछ आया खतरनाक बैक्टीरिया ने कुछ कीमो अट्रैक्टेंट निकाले, मतलब बैक्टीरिया टॉक्सिन्स वगैरह निकाले, जो कि सेंस किसने कर ली, न्यूट्रोफिल्स ने, है ना। तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे पहले आराम से फ्लो कर रहा था, तो पहले यहाँ पे चिपक जाएगा, चिपक गया, इसे बोलते हैं एडेशन। फिर वहाँ रोल करेगा और फिर वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, टिश्यू से बाहर मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल गया, देखो ये बाहर निकल गया, है ना, डायपेडेसिस, तो ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया। और क्योंकि यहाँ से ये केमिकल्स निकल रहे थे, कीमो अट्रैक्टेंट मतलब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वगैरह, तो ये इनके पास चला गया। मतलब न्यूट्रोफिल्स देखो था कहाँ, यहाँ पहुँच कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, आप आगे चल के पैथो में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, इन्फ्लामेशन में, ठीक है। अब क्या करेगा, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पहुँच गया, इसको करेगा फेगोसाइटोसिस, मतलब करीब करीब एक न्यूट्रोफिल 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा के फट जाएगा, वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनाएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाएगा, है ना, सुपर ऑक्साइड वगैरह। तो उसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया होगा उसे मार देगा, है ना। बैक्टीरिया मरेगा, खुद भी मरेगा, है ना, एक न्यूट्रोफिल्स है, खुद भी मरेगा और बैक्टीरिया भी मरेगा। तो वो हाँ बनेगा पस, क्या बनेगा, पस सेल्स मिलेंगे हमें, डेड WBCs, बैक्टीरिया भी मिलेंगे उसके अंदर, है ना, बट वहाँ पे पस देखने मिलेगा। तो आप देखते हो ना जहाँ पे इन्फेक्शन होता है पस बनने लगता है कभी कभी। वो पस मतलब क्या है, बैक्टीरिया आए थे, हमारा न्यूट्रोफिल्स आए थे, लड़ाई हुई, न्यूट्रोफिल्स ने खाया और फट गए, तो वहाँ पे पस बन गया येलोइश कलर का, ठीक है। इतना ही जानना है, बाकी आगे चल के मैं अभी एक कंडीशन बताऊँगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट बैक्टीरियल कंडीशन में और अच्छे से बोलें तो आपका कौन सा वाला बढ़ता है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। एक्सेप्शन है, आगे चल के बताऊंगा एक। अब आ जाओ ईएसोनोफिल्स हमारे अगेंस्ट द पैरासाइट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस करना पॉसिबल नहीं है, तो पैरासाइट कैसे मारेंगे, ईएसोनोफिल्स कुछ ये सारे केमिकल्स होते हैं इनके पास, कैटोनिक पेप्टाइडेज, मेजर बेसिक प्रोटीन और भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो जाके इनको मारेंगे। तो ईएसोनोफिल्स आपका पैरासाइट्स को मारते हैं, हेलमिन्थ्स को मारते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, फैगोसाइट करके नहीं, इन केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। बाकी ये अस्थमा में भी आपके इंक्रीज मिलते हैं आपको ईएसोनोफिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अस्थमा क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, अभी बड़ी बड़ी टर्म लग रही होंगी आपको, ठीक है, बट आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। आ जाओ बेसोफिल्स आपका, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक हिपेरिन, हिस्टामिन। जब मैं कह रहा हूँ केमिकल होते हैं, ये केमिकल है कहाँ,
जो मैंने ये पढ़ाए थे आपको ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स इनमें तो होते हैं केमिकल्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट है। हिस्टामिन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, ठीक है। एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाएगा। हाइपर सेंसिटिव नहीं पता, मान लो अस्थमा, अस्थमा में जो होता है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, सांस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं पता होगा कि आपको, ब्रोंकस थोड़ा सा सुकड़ गया, मतलब सांस नहीं आ रही, वो सारे काम ये कराता है। लाल पड़ जाना है ना, ठीक है। हीलिंग रोल, वहाँ पे जो टिश्यू होगा उसको रिपेयर भी करेगा, ये हो गया। अब आओ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोसाइट भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अलॉन्ग विद न्यूट्रोफिल्स। पहले कौन आएगा, न्यूट्रोफिल्स, लेकिन कुछ घंटे बाद कौन आएगा, मोनोसाइट्स भी आएंगे। अब एक बात समझो कि आपने ना, ये मान लो मोनोसाइट है, ये मान लो क्या है, मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट है। मोनोसाइट ब्लड के अंदर मोनोसाइट बोलूँगा, और मान लो ये किसी टिश्यू के पास चला गया, निकल के चला गया, मान लिया किसी टिश्यू के पास, मान लो लीवर के पास चला गया है ना, वहाँ जाके बैठ गया, तो मैं बोलूँगा इसे मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, हाँ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कुछ नहीं होते, मोनोसाइट्स हैं जो कि टिश्यू की साइड पर बैठे हैं। मान लो मोनोसाइट ब्लड में है, लेकिन वो चला गया कहाँ पे, लीवर में, लीवर में चला गया तो कफर सेल्स मैक्रोफेज है। वो चला गया मान लो कहाँ पे, लंग्स में, तो एल्वोलाइलर मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स आर नथिंग, वही आपके मैक्रोफेज भी होते हैं, बट मैक्रोफेज आपके कब बनते हैं मोनोसाइट, जब वो ब्लड वेसल्स से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मैक्रोफाइजेस आर नथिंग, दे आर जस्ट द मोनोसाइट विच आर प्रेजेंट इन दी टिश्यूज़, है ना, विच आर प्रेजेंट इन दी टिश्यूज़, ठीक है। चलो और एक काम और करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में, आप मुझसे जाके पढ़ो, इम्यूनोलॉजी पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो फैगोसाइटोसिस करेंगे। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स तो हम पता ही है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दो टाइप के होते हैं। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बनाएगा। टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी। अब ये बढ़ते हैं आपके, पहली बात एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में। बैक्टीरिया में कौन बढ़ रहे थे, ये न्यूट्रोफिल्स। पैरासाइट में कौन बढ़ रहा था, इएसोनोफिल्स। लिम्फोसाइट्स में कौन बढ़ रहा है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट्स में कौन बढ़ रहा है, सॉरी वायरस में कौन बढ़ रहा है आपका, लिम्फोसाइट। क्यों, बिकॉज वायरस ना हमारे सेल के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम फैगोसाइटोसिस करने जाएंगे तो हम अपने सेल को खा जाएंगे। वायरस हमारे अंदर रहते हैं ना, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर सेल के अंदर रहते हैं ना हमारे, तो वहाँ पे हम फैगोसाइट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम फिर अलग मैकेनिज्म लाते हैं, ठीक है। चलो वहाँ पे क्या है, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी वगैरह बनती हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका यहाँ पे काम। आ जाओ कुछ टर्म देख लो, ल्यूकोसाइटोसिस आरबीसी का बढ़ना, ल्यूकोपीनिया आरबीसी का कम होना, ठीक है जी। चलो कुछ कंडीशन लेके आता हूँ। एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट बैक्टीरियल कंडीशन, और अच्छे से लिखें तो क्या बढ़ता है बताओ, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है न्यूट्रोफिल्स, उस जगह पे जाके फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। लिख नहीं रहा बट ठीक है। एक्यूट वायरल कंडीशन तो क्या बढ़ता है, लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, ठीक है। क्रोनिक कंडीशन है, लाइक कोई टीबी वगैरह का केस है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको मोनोसाइट मैक्रोफेज देखने मिलते हैं, और आपका लिम्फोसाइट भी रहता है, ठीक है, लिम्फोसाइट भी रहता है। एलर्जी के टाइम पे इएसोनोफिल्स मेनली, बाकी बेसोफिल्स भी देखने मिलता है। पैरासाइट के टाइम पे आपका इएसोनोफिल्स, है ना। एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखना कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक्यूट कंडीशन, तो वहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स बढ़ना चाहिए, बट न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे कम हो जाता है, न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज टाइफाइड वाला बैक्टीरिया को टॉक्सिन निकालता है, जिससे कि मोटा मोटा समझ लो बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, तो बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, तो आपका न्यूट्रोफिल्स नहीं बन रहे, है ना, डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहे, तो एक कम हो जाता है न्यूट्रोफिल, है ना। बाकी डब्ल्यूबीसी भी कम होते हैं, बट न्यूट्रोपीनिया भी हो जाता है। तो टाइफाइड एक स्पेशल केस है, इसको याद रखना, कॉमन बीमारी भी है, और समझ में को आ जाएगा। सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, है ना, बढ़ रहा है आपका क्या, एक्यूट कंडीशन कौन बढ़ रहा है बताओ, आपका बढ़ रहा है न्यूट्रोफिलिया, है न्यूट्रोफिल। बट एक टाइफाइड ऐसा है जिसमें आपका न्यूट्रोपीनिया, बट मैं बोल रहा हूँ सारे मतलब ऐसा नहीं है, बहुत से एक्सेप्शंस आएंगे अभी आगे चल के, आप समझोगे, ठीक है। तो जैसे कि टीबी वाला बैक्टीरिया है, टीबी में भी आपका न्यूट्रोपीनिया होगा, न्यूट्रोफिल्स कम होती हैं, बिकॉज टीबी एक वहाँ पे क्या होता है, फैगोसाइटोसिस नहीं, वहाँ पे ग्रेनुलोमा बनता है, ग्रेनुलोमा। तो अभी वो सारी बातें करना नॉनसेंस, बिकॉज आपको टीबी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप माइक्रो पढ़ोगे मेरे से, मैं बताऊंगा वहाँ पे ग्रेनुलोमा क्या होता है, कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ में आएगा। बट जितना आपके इस फिजियो लेवल पे आपको इम्पोर्टेंस है, आपके एग्ज़ाम लेवल पे भी, और आपको जो आना चाहिए वो मैंने बता दिया। आपको आना चाहिए ये, आपको आना चाहिए ये, है ना, सेगमेंटेड, है ना, समझ में हमको आ रहा है क्या, दैट्स इट। कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे बताना, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, बाय।